Hey everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to discuss with you about acute rheumatic fever, which is an important topic in disorder of cardiovascular system. So let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की. इंट्रोडक्शन है कि रूमेटिक फीवर एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है. रूमेटिक फीवर इज एन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर विच इज इनिशिएटेड बाय ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम. दैट इज कि रूमेटिक फीवर जो है एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है. ओके, जो बेसिकली ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है. ठीक है, रूमेटिक फीवर का जो कोज होता है वो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन ही होता है. ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट है कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज. ये एक सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है जो बेसिकली चाइल्डहुड में होती है. ओके, पीडियाट्रिक्स में ज़्यादा देखी जाती है. बेसिकली जो इसकी एज होती है वो बेसिकली 66 to 15 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिलती है. ठीक है, और ये सिस्टमैटिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है. मतलब कि ये जो हमारा सिस्टम होता है, कुछ हमारी बॉडी जो होती है उसमें इन्फ्लामेशन कॉज करती है. ये ऑल ओवर बॉडी में नहीं, लेकिन कुछ पार्ट्स में. जैसे कि इट कैन इन्वॉल्व द हार्ट. ओके, हार्ट, जॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज सीएनएस, स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यूज. जो बेसिकली ये जो है कुछ सिस्टम को इन्वॉल्व करती है. मतलब कि ये जो है इन्फ्लामेटरी डिसीज है जो बेसिकली अफेक्ट करती है हार्ट को, जॉइंट्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, स्किन को और कनेक्टिव टिश्यूज को. ओके, सो ये था इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन बेसिकली ये है कि एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि ग्रुप ए बीटा हेमोलैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम की वजह से होती है. और ये एक इन्फ्लामेटरी डिसीज है जो चाइल्डहुड में होती है और बेसिकली हार्ट, जॉइंट्स, स्किन, कनेक्टिव टिश्यूज एंड सीएनएस को अफेक्ट करती है. सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन. ओके, सो अब हम बात करते हैं इंसिडेंट्स की. ओके, सो जो इसके इंसिडेंट्स होते हैं वो बेसिकली बच्चों में देखने को ज़्यादा मिलते हैं. जैसे मैंने आपको अभी बताया था 6 to 15 ईयर्स. ओके, दैट इज ARF कॉमनली अपीयर्स इन चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखने को मिलता है, कॉमनली देखने को मिलता है. और जो होता है ये कौन सी एज में होता है, 6 to 15 ईयर्स ऑफ एज में. ओके, 6 to 15 ईयर्स ऑफ एज में इसकी इंसिडेंसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं. ओके, सो अब हम बात करते हैं ईटियोलॉजी की. ईटियोलॉजी मतलब कि कारण क्या है, जो हमने इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस कर लिया है, जो है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम, दैट इज GAS. और हम इसको ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम भी बोलते हैं. बात एक ही है. ओके, तो ये होती है इसकी ईटियोलॉजी. इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन बता दिया है. अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी. पैथोफिजियोलॉजी पता होनी चाहिए. तो पैथोफिजियोलॉजी जो है हमारी ये कहती है कि एविडेंस शोज दैट र्यूमेटिक फीवर इज एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. जो भी एविडेंसेस है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो ये बोलते हैं कि र्यूमेटिक फीवर में क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलती है. ओके, कैसे? पेशेंट सफरिंग फ्रॉम र्यूमेटिक फीवर, पेशेंट जो भी र्यूमेटिक फीवर से सफ़र कर रहे होते हैं, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. मतलब कि जो भी पेशेंट र्यूमेटिक फीवर सफ़र कर रहे होते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल सेलवर. मतलब कि जो हमारे र्यूमेटिक फीवर वाले पेशेंट के अंदर जो भी स्ट्रेप्टोकोकस वायरस है, ओके, उसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज क्रिएट करती हैं, ताकि जो स्ट्रेप्टोकोकल सेल वॉल हैं वो मतलब उनके साथ फाइट करने के लिए, ओके, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको डिस्ट्रक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं. और जो ये एंटीबॉडीज एंटीजन, और इसी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है. और जो ये रिएक्शन होता है, दीज आर कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग विद ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यूज. क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये एंटीजन के साथ जो है रिएक्शन करती हैं. और जो ये रिएक्शन है ये ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यूज को अफेक्ट करता है, बेसिकली हार्ट को अफेक्ट करता है. मतलब कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं बेसिकली उनको अफेक्ट करता है ये. ठीक है, एंड देन दिस रिजल्ट्स इन होस्ट अनयूजुअल रिस्पॉन्स. इसकी वजह से क्या होता है कि जो होस्ट होता है, मतलब कि जो भी पर्सन है उसमें अनयूजुअल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है. मतलब कि जो जो भी साइन सिम्टम्स होते हैं वो सब देखने को मिलते हैं. ओके, सो पैथोफिजियोलॉजी यही है कि सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है. ओके,
ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है क्योंकि एंटीबॉडीज बनती हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये स्ट्रेप्टोकोकल, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन इनके अगेंस्ट बनती हैं, और ये जब एंटीबॉडीज बन जाती हैं इसके बाद ये रिएक्ट करती हैं, और ये जो रिएक्शन होता है ये हमारे बॉडी की जो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं उनको अफेक्ट करते हैं। फिर उनको अफेक्ट करने के बाद जो है बेसिकली मोस्ट अनयूजुअल रिस्पॉन्स, मतलब कि उसके अटैक के बाद, मतलब कि उस रिएक्शंस के बाद जो है रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, मतलब कि जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं न्यूमैटिक फीवर के वो देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी यही है कि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है। सो ये थी सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी। नाउ अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमैटिक फीवर में, जैसे हम बोल सकते हैं बहुत ही मेन है और ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम्स में और बहुत सारी जगह पे जो है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन पूछा जाता है, खास करके र्यूमेटिक फीवर का। ठीक है, र्यूमेटिक फीवर हम दो तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं, दैट इज मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में होता है जोन्स क्राइटेरिया। अब इसको जोन्स क्राइटेरिया क्यों बोला है, क्योंकि जे मतलब होता है कि यहाँ पे जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि पहला पॉइंट है पॉलीअर्थराइटिस। पॉलीअर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लार्ज जॉइंट्स। ओके, जैसे कि पहला पॉइंट था कि जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होता है, और यहाँ पे नाम है पॉलीअर्थराइटिस, मतलब कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो कि जॉइंट्स है उनकी। ठीक है, तो जे से हम जॉइंट्स याद रख सकते हैं। देन ओ जो है हमारा हार्ट को डिनोट करता है, मतलब कि ओ जो है हार्ट की शेप में है, क्योंकि कार्डाइटिस बोला है यहाँ पे सेकंड पॉइंट। हार्ट की शेप से हम याद रख सकते हैं कार्डाइटिस, मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है ये कहीं भी हो सकती है, मतलब कि तीनों लेयर में हो सकती है हार्ट के, दैट इज पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम में। ओके, सो ये जो ओ है वो हार्ट को डिनोट करता है, हम हार्ट से याद कर सकते हैं मेजर क्राइटेरिया को। देन एन से आता है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, मतलब कि वहाँ पे जो है नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो नोड्यूल्स होते हैं बेसिकली एल्बो में देखने को मिलते हैं, या फिर रिस्ट में देखने को मिलते हैं, या फिर नीज में देखने को मिलते हैं। ओके, सो ये नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं जो हम एन से याद कर सकते हैं। देन आता है ई से आता है एरिथमा मैरिग्नेटम। एरिथमा मैरिग्नेटम होता है कि रैशेज हो जाते हैं, मतलब कि ये लॉन्ग लास्टिंग रैशेज हो जाते हैं। बेसिकली ये जो रैशेज होते हैं ये होते हैं आर्म्स में, ठीक है, या फिर बॉडी में हो जाते हैं, मतलब कि फेस के अलावा कहीं भी हो सकता है पूरी बॉडी में ये जो रैशेज होते हैं। ठीक है, तो ये होता है अरिथमा मैरिग्नेटम, जो कि हम ई से डिनोट कर सकते हैं। देन एस होता है सिडेनम स्कोरिया, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो है रैपिड मूवमेंट्स होने लगते हैं विदाउट पर्पस। ओके, सो देयर इज रैपिड मूवमेंट इन अवर बॉडी विदाउट एनी पर्पस। ओके, इसमें क्या होता है कि स्पीच भी जो है वो डिसअरेंज हो जाती है, और जो आर्म्स और जो लेग्स हैं या जो भी फेस है वो भी इन्वॉल्व होता है इसमें रैपिड मूवमेंट्स में, मतलब जो भी रैपिड मूवमेंट्स है वो होने लगती है बॉडी के एक तरीके से। सो ये होता है जॉइंट्स क्राइटेरिया। देन माइनर क्राइटेरिया में आती है माइनर सी चीज़ें, जैसे कि फीवर। ठीक है, फीवर होगा जो बेसिकली 101 टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट का होगा। देन अथ्रेल्जिया, ये जो है जॉइंट्स पेन होता है विदाउट स्वेलिंग। ठीक है, अथ्रेल्जिया बोलते हैं हम इसको, जॉइंट्स पेन विदाउट स्वेलिंग। देन रेज्ड ईएसआर लेवल, जो ईएसआर लेवल है वो इसमें बढ़ा हुआ मिलता है। देन ईसीजी में जो है पीआर इंटरवल जो होता है वो प्रोलॉन्ग्ड मिलता है। अगर मतलब पीआर इंटरवल अगर प्रोलॉन्ग्ड होगा तो हम डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चे को र्यूमेटिक फीवर है। देन प्रीवियस एपिसोड ऑफ र्यूमेटिक डिसीज, अगर र्यूमेटिक डिसीज का कोई प्रीवियस एपिसोड हुआ है तो भी ये जो है एक हमारा डायग्नोस्टिक फीचर बन जाता है। तो ये थे हमारे माइनर क्राइटेरिया। ओके, अभी डायग्नोज कैसे करेंगे, मतलब कितने होने चाहिए। सो इसके लिए हमने एक मिनोमिक तैयार करी है, जोन्स कैफे पाल। ठीक है, जोन्स के लिए हमने मेजर क्राइटेरिया के लिए हमें जोन्स पता ही है, जैसे मतलब जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, ओ से हार्ट जो कि हमने बताया था कि हार्ट की इन्फ्लामेशन, एन से नोड्यूल्स मतलब कि नोड्यूल्स फॉर्मेशन, एरिथमा मैरिग्नेटम मतलब कि रैशेस, सिडेनम स्कोरिया मतलब कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। ओके, ये था हमारा मेजर क्राइटेरिया, दैट इज जोन्स। देन कैफे पाल हमारा माइनर क्राइटेरिया में आता है। सी मतलब कि सीआरपी इंक्रीज, मतलब कि जो सी रिएक्टिव प्रोटीन, एक सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो इंक्रीज देखने को मिलता है, मतलब कि नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होता है। ये बेसिकली डिनोट करता है कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी ट्रोमा को। सो अगर सीआरपी लेवल इंक्रीज होता है तो ये माइनर क्राइटेरिया में आता है। देन ए मतलब कि अर्थरेल्जिया, जो मैंने बताया था आपको कि पेन होता है लेकिन विदाउट स्वेलिंग। ओके,
सो फीवर होता है एफ से फीवर, ओके। देन ई से ESR लेवल एलिवेटेड। देन PAL पाल, पाल मतलब कि पी से प्रोलॉन्ग PR लेवल, मतलब कि प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, जो कि हमें ECG में देखने को मिलेगा। देन ए से एनेमनेसिस ऑफ रिमेटिज्म, मतलब कि वही कि कोई प्रीवियस एपिसोड तो नहीं है, प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है रूमेटिक फीवर की। देन ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब कि जो WBC का लेवल होता है, वाइट ब्लड सेल का लेवल, वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये माइनर क्राइटेरिया में आती हैं, ठीक है। अभी हम इसको डायग्नोस करेंगे कैसे, ये तो हमारे सिम्टम्स हो गए सारे, ठीक है। अगर इनको डायग्नोस करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो थ्रोट कल्चर करेंगे कि ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है कि नहीं, वो तो हमें थ्रोट कल्चर में पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले थ्रोट कल्चर होना चाहिए, उसके साथ दो मेजर क्राइटेरिया होने चाहिए। अगर ये प्रेजेंट है, थ्रोट कल्चर भी पॉजिटिव है और प्लस टू मेजर क्राइटेरियाज हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो बच्चा है उसको रूमेटिक फीवर है। और अगर ये भी नहीं है, अगर मतलब एक मेजर क्राइटेरिया है और दो माइनर क्राइटेरिया है, तो भी हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि रूमेटिक फीवर है। तो बेसिकली याद करने का तरीका ये है कि जोन्स कैफे पाल, जोन्स मतलब कि मेजर क्राइटेरिया एंड कैफे पाल आता है माइनर क्राइटेरिया के अंदर। देन डायग्नोसिस ऐसे करेंगे कि थ्रोट कल्चर तो होना ही चाहिए साथ में, अगर दो मेजर क्राइटेरिया है तो हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं, और अगर थ्रोट कल्चर के साथ एक मेजर क्राइटेरिया प्लस दो माइनर क्राइटेरिया है तो भी हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थे हमारे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ओके। सो अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो है कि मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, बेसिकली जो मैनेजमेंट होता है रूमेटिक फीवर का, वो सिम्टोमेटिक होता है कंबाइंड विद सप्रेसिव थेरेपी, मतलब कि जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जो भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं पेशेंट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। अगर पेन है या इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए मेडिकेशंस देंगे, ठीक है। तो मतलब कि जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट चलता है। और सप्रेसिव थेरेपी की मतलब ताकि वो आगे डिसीज ना हो, वो डिसीज वहीं पे सप्रेस हो जाए, तो इसी चीज़ को सप्रेसिव थेरेपी बोला गया है, वो देते हैं साथ में, ठीक है। अभी प्रिवेंशन ऑफ द रूमेटिक फीवर इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, मतलब कि वही चीज़ है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि प्रिवेंशन जो है वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि अगर बेबी को हो ही ना, लेकिन अभी हो गया तो मैनेज कैसे करेंगे। देन एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन देंगे अगर इन्फ्लामेशन है, जैसे कि एस्पिरिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि इन्फ्लामेशन होती है इसमें, जैसे कि हार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाती है, दैट इज कार्डाइटिस, तो उसके लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह दे सकते हैं। देन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, मतलब कि NSAIDs देंगे, दैट इज आइबुप्रोफेन, ठीक है, ये देंगे हम पेन के लिए। देन एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन एंड सल्फाडायाजिन। तो एंटीबायोटिक्स ले देते हैं क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया ने अटैक करा है ना, क्योंकि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिक जो है वो एक बैक्टीरिया है, ओके। सो इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे। देन बेड रेस्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं एक्यूट फेज में बच्चे के लिए, ठीक है। तो बेड रेस्ट जो है इसमें मस्ट हो जाता है मैनेजमेंट में। सो मैनेजमेंट इसका बेसिकली यही है कि इसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है, जो भी सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना होता है। सो ये था हमारा एक्यूट रूमेटिक फीवर, जिसे हम रूमेटिक फीवर भी बोलते हैं। इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट्स और any problem with this, or you can say any query with this, you can ask me, okay, in the comment, okay. So thank you.